हेलो डियर लर्नर्स, मैं आपको इस वीडियो में ये प्रेपोजिशन टू ऐसा घोल के पिला दूंगा कि आपको दोबारा कभी भी किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं छोटी से छोटी डिटेल भी मिस नहीं होने दूंगा, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से एंड तक देखना। तो देखो, सबसे पहली बात जो तुम्हें टू के बारे में पता होनी चाहिए वो ये है कि इसे मूवमेंट यानी मोशन को दर्शाने के लिए बनाया गया था। तो अब सवाल उठता है कि किसका मूवमेंट या किसकी मोशन को दर्शाने के लिए। तो इसका जवाब है नाउन या प्रोनाउन का मूवमेंट को दर्शाने के लिए। इसलिए टू का बेसिक हिंदी मीनिंग को, में और की तरफ होता है। तो इसी के साथ टू का पहला यूज देखो। टू का पहला यूज है को, में और के पास का सेंस के लिए। इसमें बेसिकली बात की जा रही होगी किसी डेस्टिनेशन की ओर या किसी डायरेक्शन की ओर मूव करने की। अब एग्जांपल देखते हैं। उसे मेरे पास लाओ। कहाँ लाओ? मेरे पास। डेस्टिनेशन क्या है? मैं हूं। कहाँ लाना है उसे? मेरे पास। समझ रहे हो? अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। उसे लाओ। कहाँ लाओ? मेरे पास। इसलिए टू मी। ठीक है। अब एक एग्जांपल को के लिए भी देखते हैं। एग्जाम्पल है रेहान दिल्ली जा रहा है। अब तुम कहोगे अभी तुमने कहा हिंदी में सेंस को का होगा, पर एग्जाम्पल में तो दूर दूर तक को कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो देखो, इसलिए मैं प्रीपोजिशन के हर वीडियो में सेंस वर्ड का यूज करता हूं कि इसका सेंस ये होगा, उसका सेंस वो होगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज सेंस पर ही चलता है, ना कि क्या बोला जा रहा है या क्या लिखा है। इसलिए एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। भले ही यहाँ को नहीं बोला जा रहा है, पर सुनने पे सेंस को का ही लग रहा है। जैसे दिल्ली को भले ही बोला ना जा रहा हो, पर हिंदी का सेंस वही है। ठीक है। अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। रेहान जा रहा है। कहाँ जा रहा है? दिल्ली को। इसलिए टू दिल्ली। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देता हूं। लोग कहते हैं कि होम से पहले टू नहीं लगता, तो ऐसा क्यों है? उससे जानने से पहले ये जानो कि ये प्रेपोजिशन टू एक सेंटेंस में लगता ही क्यों है। तो इसका जवाब अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले दिया था कि टू को बनाया ही इसलिए गया कि मूवमेंट को दर्शाया जा सके। किसका मूवमेंट? नाउन या प्रोनाउन का। इतनी बात तो क्लियर है। तो अब आते हैं इस शब्द होम पे। तो ये जो होम शब्द है ना, ये सिर्फ एक नाउन नहीं है, ये एक एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब भी। मींस इसका यूज एक सेंटेंस में एज एन नाउन भी होता है, एज एन एडजेक्टिव भी होता है और एज एन एडवर्ब भी। इसलिए जब ये होम शब्द गो के किसी भी फॉर्म के साथ आता है ना, चाहे फिर वो गो का फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो, थर्ड हो, फोर्थ हो या फिफ्थ हो, तो वहां पे होम एज एन एडवर्ब यूज हुआ होता है, ना कि एज अ नाउन। तो बात तो यही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रेपोजिशन का यूज तो हम नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं ना कि एडवर्ब से पहले। क्योंकि प्रेपोजिशन का नियम भी यही कहता है ना? है कि नहीं? आप समझ में आया कि हम होम से पहले टू का यूज क्यों नहीं करते? फिर भी इस बात को और डीपली जाके समझते हैं। मान लो इन सब बातों को जानने के बावजूद भी हम होम के साथ टू लगा देते हैं मूवमेंट को दर्शाने के लिए। जैसे मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू होम, तो अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा पता है? अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा मैं घर को हो जा रहा हूं। और वो कैसे, इसे अच्छे से समझो। देखो, क्योंकि यहाँ पे तो होम एज एन एडवर्ब यूज हुआ है, तो इसका हिंदी ऑलरेडी है घर को या घर की ओर। अगर यकीन ना हो तो डिक्शनरी खोल के होम एज एन एडवर्ब का हिंदी मीनिंग देख लो। अब अगर हम इसमें अलग से टू लगा दे तो ऐसे में तो ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा ना, है कि नहीं? इसलिए हम इसमें अलग से टू नहीं लगाते मूवमेंट को दर्शाने के लिए, क्योंकि एडवर्ब ऑलरेडी मूवमेंट को दर्शा रहा है। तो आप समझ में आई ये बात कि हम क्यों यूज नहीं करते टू का होम से पहले? एक बात और, होम इकलौता ऐसा शब्द नहीं है जिसके साथ टू नहीं लगता, और भी है। उनका लिस्ट देख लो।
ये सभी शब्द एक सेंटेंस में एज एन एडवर्ब भी यूज होते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मे के लिए भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल है उसे मेरे ऑफिस में भेजो। अब इसे ट्रांसलेट करते हैं, उसे भेजो। कहाँ भेजो? मेरे ऑफिस में, इसलिए टू माय ऑफिस। अब आते हैं टू के दूसरे यूज पे। टू का दूसरा यूज है से तक का सेंस के लिए। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक, एक टाइम से दूसरे टाइम तक, एक स्टेट यानी हालात से दूसरे हालात तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, और एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिया ऑफिस में काम करती है 10 बजे से 5 बजे तक। इसे ट्रांसलेट करते हैं, प्रिया ऑफिस में काम करती है कितने से कितने बजे तक? सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, इसलिए फ्रॉम 10 AM टू 5 PM। ओके, एक एग्जांपल स्टेट यानी हालात वाला भी देख लेते हैं। एग्जांपल है, मैंने ऑफुल से ग्रेटफुल तक का सफर तय किया है। इन शब्दों का हिंदी मीनिंग गूगल में देख लेना। अब इसे ट्रांसलेट करते हैं, मैंने सफर तय किया है कहाँ से कहाँ तक? ऑफुल वाले कंडीशन यानी स्टेट से ग्रेटफुल वाले स्टेट तक। ठीक है, इसलिए फ्रॉम ऑफुल टू ग्रेटफुल। समझ में आया? एक बात और, हिंदी के कई सेंटेंसेस में सिर्फ तक ही बोला जाएगा, बट अगर तुम सेंटेंस को ध्यान से समझोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ सेंस तो से तक का ही हो रहा है। एक दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसे मैं बोलूंगा नहीं, बस लिख देता हूं, देख लो। हो गया। अब देखो, मैंने जो तुम्हें टू का पहला यूज सिखाया है ना, उससे एग्जाम्पल बनाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि वहां भी सेंस से तक का ही निकल रहा है, भले ही हिंदी में कुछ भी लिखा हो। अब देखो टू का तीसरा यूज है बाकी है का सेंस के लिए। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कहता हूं 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। इसे ट्रांसलेट करते हैं, इट्स 10 minutes to 6 o'clock। यहाँ पे टू बचा है या बाकी है का सेंस दे रहा है। ठीक है, वैसे तो इसका यूज स्पेशली टाइम बताने के लिए किया जाता है, बट ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कई सारे सेंटेंसेस में आपने सुना होगा, जब लोगों को कहना होता है कि कोई स्पेसिफिक लेवल या कोई स्पेसिफिक पॉइंट पहुंचने में कुछ समय या कुछ लेवल बचा है, तब लोग टू का यूज करते हैं। जैसे मान लो आपको कहना है कि एस पहुंचने में अभी 70 पॉइंट्स बचा है, तो आप यहाँ पे बचा है का सेंस के लिए टू का ही यूज करेंगे। ये पबजी वाला एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, टंकी भरने में 400 ml बाकी है, यहाँ भी हम टू का ही यूज करेंगे। तो इसी सेम कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है टाइम बताने के लिए। ठीक है, अब कई सारे लोग समय बताने के लिए टू की जगह बिफोर का भी यूज करते हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का सेंस सेम ही होता है। बट शब्द बदल रहे हैं तो हिंदी ट्रांसलेशन तो थोड़ा बहुत बदलेगा ही, है कि नहीं? इसलिए बिफोर लगाने पे इसका हिंदी होगा, यह समय है 6 बजने से 10 मिनट पहले का। दोनों का काम सेम ही है, बस सामने वाले को टाइम बताना है ना? इसलिए दोनों में से कुछ भी बोलो चलेगा, बट यूजुअली हम टू का ही यूज करते हैं। अब आते हैं टू के चौथे यूज पे। टू का चौथा यूज है होने वाला का सेंस के लिए। अब तुम कहोगे क्या होने वाला? तो देखो, इसमें दो बातें हैं। पहला है होने वाला नाउन और दूसरा है होने वाला वर्ब यानी एक्टिविटी। अब मैं होने वाला कह रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि होने वाला ही बोला जाए, होने वाली भी बोला जा सकता है या होने वाले भी। ठीक है, अब ध्यान से समझो, होने वाला नाउन के लिए हम टू बी प्लस नाउन लिखते हैं और होने वाला वर्ब के लिए हम अबाउट टू प्लस वर्ब लिखते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे लड़कियां बोलती है ना कि ये है मेरे होने वाले पति। आपने ऐसा सुना ही होगा कहीं ना कहीं,
है कि नहीं? इसे ट्रांसलेट करते हैं, ये है मेरे, क्या है मेरे? होने वाले पति, इसलिए टू बी हस्बैंड। अब देखते हैं होने वाला वर्ब का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है बारिश होने वाली है। इसे ट्रांसलेट करते हैं होने वाली है। क्या होने वाली है? कोई एक्टिविटी यानी वर्ब होने वाली है। और बारिश होना एक वर्ब है, एक क्रिया है ना? इसलिए इट्स अबाउट टू रेन। समझ में आया? अब आते हैं टू के पांचवें यूज पे। देखो, जब हमें एक वर्ब को नाउन बनाना हो ना, तब हम वर्ब से पहले टू का यूज करते हैं। जैसे रन, रन मतलब दौड़ना। तो दौड़ना क्या है? एक एक्टिविटी है, एक वर्ब है ना? पर जब हमें इसे एक सेंटेंस में एज अ नाउन यूज करना हो, तब हम क्या करेंगे? तब हम इस रन से पहले टू को लगा देंगे इसे नाउन बनाने के लिए। अब अगर तुम्हारे दिमाग में सवाल उठ रहा हो कि हमें एक वर्ब को नाउन बनाने की जरूरत ही क्या है, तो ये सवाल जुड़ा है एक टॉपिक से जो कि है इन्फिनेटिव। और ये थोड़ा हाई लेवल का नॉलेज है, इसलिए हम इसे इन्फिनेटिव के वीडियो में ही जानेंगे। फिलहाल ये जान लो कि टू का यूज ऐसे भी होता है। और हाई लेवल के स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? अब इसी खुशी में एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल है तुम्हें एक किताब लिखने की जरूरत है। इसे ट्रांसलेट करते हैं तुम्हें जरूरत है किसकी? एक किताब लिखने की, इसलिए टू राइट अ बुक। हो गया। अब देखो टू का छठवां यूज। टू का छठवां यूज है के प्रति का सेंस के लिए। अब तुम बताओ किसके प्रति? किसके प्रति? नाउन या प्रोनाउन के प्रति, है ना? एग्जाम्पल देखते हैं, वो लॉयल थी अपने फ्रेंड के प्रति। काश अपने बॉयफ्रेंड के प्रति भी होती। खैर छोड़ो, इसे ट्रांसलेट करते हैं, वो लॉयल थी किसके प्रति? अपने फ्रेंड के प्रति, इसलिए टू हर फ्रेंड। ठीक है। अब देखो टू का सातवां यूज। टू का सातवां यूज है कंपैरिजन करने के लिए, और इसमें हिंदी का सेंस से होगा। से पहले तो ये जानो कि ये जो कंपैरिजन होता है ना, ये बहुत तरह का होता है। मीन्स कंपैरिजन बहुत सी अलग अलग चीजों का होता है। बट हम जिस टॉपिक से ये कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं ना, इस प्रीपोजिशन टू को समझने के लिए, वहां पे जनरली दो चीजों की क्वालिटी का कंपैरिजन होता है, क्वालिटी का। बट हमारा जो सिचुएशन है या केस है टू लगने का, वहां पे क्वालिटी का भी कंपैरिजन नहीं होता। तो अब तुम कहोगे कि फिर किसका कंपैरिजन होता है? बताता हूं, रुको जरा, सब्र करो। तो हमारा जो सिचुएशन है ना, जहां टू लगता है, वहां पे दो नाउन्स के लेवल का कंपैरिजन होता है। मींस जब हमें दो चीजों के लेवल का कंपैरिजन करना हो ना, तब हम टू का यूज करते हैं। देखो, आमतौर पर जब हमें दो चीजों का कंपैरिजन करना हो, तब हम देन का यूज करते हैं। बट जब इन शब्दों के साथ हमें दो चीजों का कंपैरिजन करना हो, तब हम देन की जगह टू का यूज करते हैं। और वो क्यों, इसका जवाब मैं एडजेक्टिव के वीडियो में एकदम डिटेल में दूंगा। मैं आपको बाकी लोगों की तरह ये नहीं कहूंगा कि ये एक एक्सेप्शनल केस है, यही नियम है, इसे रट लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा कि अगर ये होता है तो क्यों होता है। इसलिए सब्र करो। अभी सिर्फ इतना जानो कि हमें इन शब्दों का यूज करके दो नाउन्स का जब कंपैरिजन करना हो, तब हम टू का यूज करते हैं। वैसे एक हिंट दे देता हूं अभी से, ताकि जिसको पहले से नॉलेज है इस बात का, वो समझ जाए कि किस ट्रैक पर जाने वाली है वीडियो। हालांकि मैं श्योर हूं कि वीडियो देख रहे 95% लोगों को ये पता नहीं होगा कि हम कंपैरिजन में देन की जगह टू का यूज क्यों करते हैं इन शब्दों के साथ। वैसे हिंट सुन लो। हिंट है, इंग्लिश लैंग्वेज अनेक भाषाओं से मिलकर बना है।
फिलहाल हम प्रेपोजिशन टू पढ़ रहे हैं, इसलिए टू पे ही रहते हैं। अब इन शब्दों से बनने वाले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है वह मुझसे जूनियर है। अब देखो, वो किसी रैंक में जूनियर हो सकता है, पोस्ट में जूनियर हो सकता है, या क्लास में जूनियर हो सकता है कि नहीं? मीन्स उसका लेवल जो है ना वो मुझसे नीचे है। इसे ट्रांसलेट करते हैं, वह जूनियर है किससे? मुझसे, इसलिए टू मी। अब इतनी देर तक इस वीडियो में टिकने वालों के लिए कुछ बोनस टिप्स। देखो, कंपैरिजन के अलावा भी जब एक सेंटेंस में से का सेंस आए ना, तब भी हम टू का यूज करते हैं, बट जनरली से के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। इसलिए फ्रॉम के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि टू का यूज कब एक सेंटेंस में से के लिए किया जाता है। एक बात और, टू का यूज के साथ का सेंस के लिए भी करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, अपने भाई के साथ ऐसा मत करो। यहाँ पे हम के साथ के लिए टू का भी यूज कर सकते हैं। वैसे आमतौर पर हम के साथ के लिए विथ का यूज करते हैं, इसलिए इस एग्जाम्पल को याद रखना, क्योंकि जब मैं तुम्हें विथ का यूज सिखाऊंगा ना, तब हम इसी एग्जाम्पल को लेंगे। तो आज हमने टू के टोटल 9 यूजेस को जाना, जिसमें से 7 यूजेस हमने सीखे और 2 यूजेस पेंडिंग है, जो कि हम फ्रॉम और विथ के वीडियो में सीखेंगे। और हाँ, ये सभी यूजेस जो मैंने तुम्हें सिखाया है ना, ये तो टू के कुछ कॉमन यूजेस हैं जो कि आमतौर पर डेली बातचीत में यूज किए जाते हैं। पर कई सेंटेंसेस में तो ऐसा होता है जहां टू का यूज किया जाता है, बट इसमें से एक भी हिंदी का सेंस उसमें से नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि ये टू एक इकलौता ऐसा प्रेपोजिशन है जो कि किसी की भी जगह में जाके फिट हो जाता है, इसलिए इसका स्पेसिफिक हिंदी बता पाना बहुत मुश्किल है। ये तो उस सिचुएशन और सेंटेंस पर ही डिपेंड करता है कि इसको किस सेंस में बोला जा रहा है, तभी इसका हिंदी पता चलेगा। पर एट द एंड तुम्हें यही पता चलेगा कि इसका यूज नाउन या प्रोनाउन का मूवमेंट को बताने के लिए किया गया है, कि नाउन का मूवमेंट किसी डायरेक्शन की ओर है या किसी डेस्टिनेशन की ओर। ठीक है, तो इसी के साथ टू का कॉन्सेप्ट हुआ खत्म। तो अब करते हैं आपके कुछ काम की बातें। देखो, अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करिए और मेरा यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग।